नमस्ते, प्रणाम। मैं रामोद सिंह एसएलए लीगल एडवाइज़र आज आपके बीच बीच में मैक्सिम काजा प्रॉक्सिमा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का 9वां प्रिंसिपल और जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिस पे हम लॉस को क्वांटिफाई करते हैं, क्वांटम देते हैं, वो है मेजरिंग द क्वांटम ऑफ द डैमेजेस फ्रॉम द लॉस इज एंदर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑल काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस। जो भी हर तरह के इंश्योरेंस जो भी है, मोटर मिसलेनियस इंजीनियरिंग फायर सभी के और वैसे भी लाइफ इंश्योरेंस, द लॉस मस्ट बी काज्ड बाय द पेरिल्स इंश्योर्ड अगेंस्ट। जिस पेरिल में वो इंश्योर्ड किया गया है उसी में होना चाहिए, तभी तो लॉस पेबल होगा। The maxim causa proxima non-remote spectator means the proximate, not the remote. Proximate, not the remote. Immediate, not the remote. दूर का नहीं. It means immediate, not the remote. The rule of the causa proxima, proximate cause corresponds with the tort losses. उसे correspond with the tort losses, and the law of the contract and torts are the corresponding. In tort, the defendant person committing the wrong is liable for only those consequences which are not too remote, बहुत रिमोट नहीं है, उन्हीं पे लाइबल होता है। उसी तरह से ये इंश्योरेंस में भी जो लॉस है वो इमीडिएट होना चाहिए, प्रॉक्सिमेट होना चाहिए, नॉट रिमोट होना चाहिए। ऑन ए प्रैक्टिकल ग्राउंड्स लाइन मस्ट बी ड्रॉन समवेयर एंड सर्टेन काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ लॉसेस दो रिमेन अनकम्पनसेटेड, बहुत जगह अनकम्पनसेटेड रह जाते हैं, तो द सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन इंश्योरेंस। जैसे टॉर्ट के केस में कई बार कोर्ट जो है ना रिमोट होने की वजह से नहीं देती है, ऐसे इंश्योरेंस का भी है। वो दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्ड्स हैं, मतलब मेल खाते हुए हैं लोग। टू आंसर दिस क्वेश्चन बी आर टू सी वेदर द डैमेज इज टू रिमोट और रिमोट है या प्रॉक्सिमेट है या इमीडिएट है। If that is too remote, the defendant is not liable. अगर बहुत ज़्यादा रिमोट है, बहुत ज़्यादा दूर का है तो नहीं लाइबल है। अगर आफ्टर हैंड द एक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेज आर सो कनेक्टेड, और कनेक्टेड है आपस में, एक दूसरे के साथ चेन बन रही है, तो है तो आ जाएगा, उस सीमा में आ जाए। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, और सेम वे द इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, द इंश्योर्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इंश्योर्ड पेरिल। इंश्योर्ड पेरिल, जिस पेरिल पे आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स का हो गया, फायर का हो गया, फ्लड का हो गया, जो भी हैं, ये हैं फायर हैं, मैरी टाइम पेरिल्स हैं, फ्लड्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, अर्थक्वेक हैं, एक्सप्लोजन है, इम्प्लोजन है, ये सबके और भी बहुत ज़्यादा है, एटसेट्रा करके बहुत ज़्यादा है। एंड बाई इज डायरेक्ट और रिमोट, डायरेक्ट है या रिमोट है, जो भी लॉसेस काज हुए हैं वो डायरेक्ट हैं या रिमोट हैं, दूर के हैं या नज़दीक के हैं। द practical solution devised by the law of the fixing the cause of loss is to doctrine of the proximate cause, उसके proximate cause से करते हैं, expressed in the legal maxim causa proxima। उसमें ये लीगल मैक्सिम है, इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, और आगे अभी आपको देखेंगे एग्जाम्पल के साथ दिखाऊं, पता भी लगेगा। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बेकन, एक लीगल नॉलेज होल्डर थे, इट वर इनफाइनाइट फॉर द लॉ टू कंसीडर द काजेज एंड दियर impulsions one of the another, therefore it contented itself। भाई एक चेन से बनती जा रही, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, बनते बनते बहुत दूर तक जाया गया, और पता लगा जी फलाना आदमी डिपेंडेंट लायक, मतलब लाइबल है। वो इस वजह से उन्होंने उस चेन को थोड़ा सा अपने हिसाब से कि इमीडिएट क्या है, प्रॉक्सिमेट क्या है, बीच में चेन टूट गई है, और भी एक को रीजन बना करके हम ये मान के चलते जा रहे हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा, लास्ट में ये हो गया। लास्ट में जो हो गया तो वो उससे रिलेट करवा दिया है, गलत है, तो उसको नहीं लिया फिर इन्होंने। द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन is whether the loss was caused by the peril insured against, or whether the peril was brought into the operation by the accepted causes। कई बार पेरिल कवर नहीं है, उसको जबरदस्ती उसमें ला कर घुसेड़ रहे हैं, तो वो नहीं कवरेज होता है। देयर इज नो डिफिकल्टी इफ एनी सिंगल पेरिल एक्ट्स एंड काजेस टू लॉस। अगर सिंगल पेरिल से काज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑफन दीज पेरिल्स डू नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन बट इन सक्सेशन में होती हैं,
और सिमल्टेनियसली एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू असेस द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ ईच पेरिल। उसके रिलेटिव इफेक्ट होते हैं, उनको असेस करना होगा, समझना होगा कि हम कैसे कहाँ तक ये अप्रॉक्सीमेटली पहुँचते हैं उसके पास। Order to produce a particular result, the direct and the proximate cause, last cause, जो last means सबसे अंतिम वाला जो काज है, अंतिम काज must be looked into and other rejected, अदर दूसरों को रिजेक्ट करना होगा। The result would not have been produced without their occurrence, और उनके बिना होने से कोई मतलब अगर होगा अकरेंस होगा तभी तो रिजल्ट आएगा, और वो बिना अकरेंस के ही रिजल्ट हमने निकालना है तो वो नहीं निकलेगा। इन ए पिंक वर्सेस फ्लेमिंग एक केस था, उस केस में हम समझते हैं द पॉइंट इज देयर वाज एन इंश्योरेंस ऑन ए कार्गो ऑफ ऑरेंजेस एंड वाज वारंटेड फ्री फ्रॉम पार्शियल लॉस। कार्गो था, उसमें ऑरेंज जा रहा था और फ्री फ्रॉम पार्शियल लॉसेस के लिए उनको जो है ना इंश्योरेंस मिला था। बीच में उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो बॉयज जो है ना प्रॉब्लम आ गई तो उसको लाए, रिपेयर के लिए लाए वेसल जो ना उसको लाया गया, रिपेयर के लिए रखा गया। तो वहाँ पे संतरा जो ऑरेंज है रखा गया था, उसका तो पेरिसेबल नेचर है, वो पेरिस भी हो गया और कुछ हैंडलिंग में मिस हैंडल हो गया, उसके लॉसेस आ गए। तो जब उसके लॉसेस आ गए सब्सिक्वेंटली लोडिंग रीलोडिंग इन सब में उसके काफ़ी नुकसान आए। तो उन जो डैमेज था वो उस समय तो नहीं पता लगा, फिर तो वो रिपेयर होकर के भी चला गया। लेकिन जैसे वहाँ पहुँचने पर उन्होंने क्लेम किया कि जी भाई ऑरेंज जो हमारे पास आया हुआ है उसमें डैमेज है और ये काफ़ी नुकसान हुआ है, तो हमें पार्शियल लॉस को जो है दिया जाए। तो वो नहीं दिया गया, क्योंकि इसलिए नहीं दिया गया, पहला नंबर तो बॉयज़ में बेजल में प्रॉब्लम आई, बेजल का रिपेयर किया गया, बॉयज़ में जा रहा था और पार्शियल लॉस के लिए सब चीज़ें की वारंटी दी गई थी, ठीक है। लेकिन वो रिपेयर होने के बाद एक कंडीशन थी लोडिंग और पेरिसेबल नेचर, दोनों ने कारण बना दिया। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमेट काज बदल गया ना, प्रॉक्सिमेट काज तो वहाँ जो ना मिस हैंडलिंग हो गई और रिपेयर ऑफ बेजल हो गया। तो वो उसमें मैच नहीं किया, जो उसने वारंटी दी थी उस वारंटी मैच नहीं किया, इसलिए तो इंश्योर्ड को क्लेम नहीं देना पड़ा। लॉर्ड ईसर MR said the proximate cause of the loss was the handling of the food। वो जो मिस हैंडलिंग ऑफ द फूड था, वहाँ पे मिस हैंडलिंग ऑफ फूड हो गई और उसके पेरिसेबल नेचर था। हालांकि काज हुआ तो एक्सीडेंट की वजह से, वो कारण जो जो रिपेयर के लिए वेसल आया था वो एक्सीडेंट हो गया था बीच में एक्सीडेंट होने की वजह से संतरे में कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन बॉयज में फर्क उसमें बीसल में फर्क पड़ा था, उसको ला करके रिपेयर किया गया। तो वो उसको नहीं लिया गया। पहला कारण यही माना गया कि वो रिपेयर करने की वजह से लोडिंग रीलोडिंग और मिस हैंडलिंग का एक रीजन बन गया। एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हम एक्सीडेंट को इसमें प्रॉक्सिमेट काज नहीं मान सकते हैं। तो आशा है कि आप लोगों ने इसको समझ रहे होंगे। देयर शुड बी चेन इन द काज, इसीलिए ये कहा गया है कि देयर शुड बी चेन इन द काज इफ द कनेक्शन बिटवीन द प्रोसीडिंग काज एंड द लास्ट काज इज इंटरप्ट हो गया था ना, यहाँ इंटरप्ट हो गया, इज इंटरप्टेड बाय द इंटरवेंशन ऑफ द फ्रेश काज, कोई दूसरे काज की वजह से इंटरप्ट हो गया था। तो विच इज नॉट ए मेयर रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस डायरेक्टली एंड naturally resulting in the ordinary course of the events from the peril insured against the insurer will not be liable, insurer will not be liable। चेन टूट गई, दूसरा काज बन गया इस वजह से। द कंप्लीट स्नैप ऑफ द चेन ऑफ द इवेंट दो द पेरिल insured against has caused to produce that loss, such a loss also can be recovered from the insurer। In such cases, the relation of the cause and the effect does not exist between the peril insured against and the loss। ऐसे भी कुछ कारण हो सकते हैं। द इवेंट फ्रॉम द पेरिल इंश्योर्ड अगेंस्ट द इंश्योरर विल नॉट बी लाइबल, वहां तो नहीं होगा। इफ देयर इज ए कंप्लीट स्नैप ऑफ द चेन ऑफ द इवेंट्स, और जहां कहीं पर भी चेन का ब्रेक हो जाना होता है, कारण दूसरे बन जाने होते हैं, उसमें इंश्योरेंस नहीं लाइबल होगा। लेकिन जहां पे कारण वही है, उसी कारण की वजह से अगेन लॉस हो गया है, वहां कैसा भी डिले हुआ तब भी देना पड़ेगा। तो कुछ एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं।
वेयर ए पर्सन बिकम्स वीकेंड बाय ए रेलवे, एक रेलवे का एक्सीडेंट हुआ, कोई आदमी वीकेंड मतलब कमजोर हो गया वीकेंड बाय एक्सीडेंट एंड रीजन ऑफ दैट वीकनेस ही कुड नॉट अवॉइड ए स्ट्रीट एक्सीडेंट, इतना कमजोर हो गया था कि वो स्ट्रीट में चल रहा था और आम सामने आने वाली गाड़ी से बच नहीं पाया और उसने क्रश कर दिया, वो मर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कारण तो रेलवे का है कि रेलवे में एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से वो वीक हो गया था, लेकिन टूट गया ना। और दूसरा एक्सीडेंट हो गया, अब वो दूसरा एक्सीडेंट दूसरा कारण बन गया, तो इसलिए वो जो है ना, वो वहाँ पे उसको गाड़ी क्रश करके चली गई, वो एक्सीडेंट माना गया, उसको क्लेम मिला एक्सीडेंट वाला। लेकिन उसको रिमोट काज से मैच नहीं करा सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं। कोई आदमी ये कहे कि नहीं, कारण तो रेलवे वाला था, स्टिल नॉट ड्यू टू द रेलवे के एक्सीडेंट से उसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा। समझने वाली बात है ये। वेयर ए बिजनेस factory, a premises is insured against fire, the policyholder can recover only indemnify the physical loss of the property by fire. फायर से जो लॉस होगा, फिजिकल लॉस होगा, वही ले सकता है, लेकिन बिजनेस लॉस हो जाएगा, इंटरप्शन हो जाएगा, वो नहीं ले सकता है अनलेस अनटिल दैट इज नॉट इंश्योर्ड। वो इंश्योर्ड करा लेगा तो वो ले सकता है। ऐसे वेयर द काजेज डू नॉट सक्सीड वन एंदर, एक दूसरे को सक्सीड नहीं करते हैं, बट ऑपरेट कॉन्कुरेंटली उसी में होते हैं, सतत होते हैं। तो वो जो ना कॉन्कुरेंटली एंड प्रोड्यूस द लॉज द एबव रूल विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प, उसमें फिर कोई ऐसा ये वाला रूल नहीं काम करेगा, उसी में हो रहे हैं। जैसे हमारी देश में एक स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, और एक जो है ना सेंट्रल लिस्ट होती है। अगर कोई ऐसा ला का क्षेत्र है जो कॉन्करेंट लिस्ट में पड़ रहा है, और जैसे ही यहाँ पे दोनों एक्सीडेंट कॉन्करेंट में पड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, और दोनों का प्रॉक्सिमेट काज और प्राइमर काज, तो वो जो है ना, वहाँ पे वो ये कंडीशन नहीं लागू होगी, वहाँ पे तो देना ही पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा। व्हेन ए पर्सन व्हाइल बाथिंग डाइज ड्यू टू द ड्रॉनिंग, बात नहा रहा है, नहाते वक्त जो ना वो गिर गया, और गिर करके वो ड्राइनिंग एंड फॉल्स इनटू द वाटर इन ए फेंटिंग फिट, अगर वो जो नहा रहा था लेकिन उस गिरा कैसे, ये गिरने वाला कारण देखिए ना, फेंटिंग फिट, वो फेंटिंग फिट में गिर गया। जब फेंटिंग फिट में गिर गया तो भाई वो कम ही पानी होगा तो भी डूब जाएगा, वो ड्राउंड हो गया, तो वो एक्सीडेंट माना गया, वो एक्सीडेंट माना गया। Caused by the accident, and withstanding the fact that the water was only the 1 foot and deep and had not been unconscious, he could not have died. अगर वो अनकॉन्शियस नहीं होता तो वो मरता नहीं है। तो ये ऐसा केस ऐसा भी है, एक्सीडेंट माना गया। When there are exempted causes, often difficulty arises whether the loss is caused by the exempted cause or the peril is insured against। दो एग्जेम्प्टेड काज से पेरिल जो इंश्योर्ड हुई है, कोई एग्जेम्प्टेड काज है, मतलब एक्सेप्टेड काज भी हो सकता है, एक्सेप्टेड काज, एग्जेम्प्टेड नहीं, एक्सेप्टेड काज है, वो पेरिल इंश्योर्ड किया गया है और उसमें वो पड़ रहा है, तो पेरिल में नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में डिफिकल्टी हो जाती है। द रियल डिफिकल्टी अराइजेज व्हेन द लॉस इज द कंबाइंड इफेक्ट, वो कंबाइंड इफेक्ट में आ गए, मतलब एक्सेप्टेड भी है और उसमें भी है, दोनों में आ रहा है। तो ऐसी स्थितियों में वही उसी को कॉन्करेंट वाले की तरह लेना पड़ेगा। द काज रिकोर्स हैड टू बी मेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ द काजा प्रॉक्सिमा एंड इन इट एप्लीकेशन द काजेज में बी क्लासिफाइड, जो काजेज को फिर उसमें उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ, ऐसे जो काजेज होते हैं उनको क्लासिफाई किया, 3 भागों में किया है। वेयर द पेरिल इंश्योर्ड प्रॉक्सिमेटली आर इमीडिएटली फॉलोज द एक्सेप्टेड पेरिल को फॉलो कर रहा है। इंश्योर्ड जो भी पेरिल है, जिस पेरिल में हम इंश्योरेंस कर रहे हैं या जिस पेरिल में इंश्योरेंस हुआ है, वो एक्सेप्टेड पेरिल में भी जा रहा है, फॉलो कर रहा है। वेयर एक कारण हुआ, वेयर द एक्सेप्टेड पेरिल प्रॉक्सिमेटली और इमीडिएटली फॉलोज एन एक्सेप्टेड काज, वो एक्सेप्टेड काज को एक्सेप्टेड, वहां पे पेरिल था, काज पेरिल और काज, यहाँ पे काज बाहर हो गया, पेरिल जो है ना उसको फॉलो कर रहा है। एंड वेयर द एक्सेप्टेड पेरिल एंड इंश्योर्ड पेरिल आर कॉन्करेंट, अगर वो कॉन्करेंट में है तो ऐसी स्थितियों के लिए भी एग्जाम्पल कुछ थे जो कोर्ट केस हुए हैं
और हम फॉलो करते हैं ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन के ही मैक्सिमम केस होते हैं। द एश्योर्ड ए पर्सन विथ नॉर्मल साइट एंड हियरिंग, किसी आदमी की जो ना नॉर्मल साइट और हियरिंग थी और वो रेलवे लाइन को क्रॉस कर गया। रेलवे लाइन को क्रॉस कर गया तो कई रेलवे लाइनें थी। तो उसने जो देखा कि एक तो उधर से कोई गाड़ी आ रही थी, तो उस गाड़ी की वजह से वहाँ रुक गया। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि दूसरी साइड से जिस पे खड़ा है, उस पे भी गाड़ी आ रही है। इस केस में उसको क्लेम नहीं मिला। उसकी वजह क्या थी कि उसको मालूम था, जब जानबूझ करके गया था, इट इज़ एट्रिब्यूटेबल टू हिज वांट ऑफ केयर, उसमें वांट ऑफ केयर था कि केयर करना था यार, भाई उसको एक ट्रेन तो देख रहा है, दूसरी क्यों नहीं देख रहा है? तुम्हारा नॉर्मल साइट भी है और हियरिंग है, सब कुछ है, कोई गूंगा-बहरा नहीं है। तो वो जो है ना, वो अपेक्षा की जाती है उससे कि वो दोनों को सेफ सेफ ले और बाहर रहे। इट इज़ एट्रिब्यूटेबल टू हिज वांट ऑफ केयर and hence was held to fall within an exception of the exposure of the insured obvious risk of injury, and so the insurer was not liable। इसमें इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं थी, दिया नहीं गया। इन अदर केस ए पर्सन फेल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑन द रेल ट्रैक, प्लेटफॉर्म से रेल ट्रैक पे गिर गया। एंड देन ए पासिंग ट्रेन कस्ट, कोई पासिंग की ट्रेन कस्ट क्रश कर गई। और गिरा कैसे वो काज्ड बाय द फिट, बट बाय द एक्सीडेंट दी, वो फिट से ही गिरा, मतलब कोई ऐसा कोई जो उसके कोई एक्स्ट्रा काज कारण किया जिसकी वजह से वो गिरा। द डेथ वाज नॉट काज्ड बाय द फिट बट बाय द एक्सीडेंट, इसमें कोई फिट विट का नहीं था, लेकिन वो एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट माना गया। वो गिरा प्लेटफॉर्म में, वो सर से आया और चले गए, कोई फिट नहीं था। द एफर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग काज वाज हेल्ड टू हैव बीन एग्जॉस्टेड, जो उसका इफेक्ट था वो एग्जॉस्ट हो गया था, लेकिन वो गिरा और ट्रेन आई और मर गया, तो एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट हो गया। अब कैसे गिरा, उसमें कोई रीजन नहीं क्लियर है। तो अगेन वेयर ए शॉप वाज सेट ऑन फायर बाय मोब, कुछ लोग आए और मसाल फसाल लेकर के उसकी सांप को जला दिया। सांप को जला देने के बाद और ना मोब था कि वो खींच करके उसको दूसरी जगह भी पहुंचा दिया, दूसरे प्लॉट में कर दिए। दुकान रही होगी, कोई बड़ी दुकान होगी, हो सकता है कि जो है ना लोहे लक्कड़ की किसी भी चीज़ से बनी हुई हो, हटा दिया तो वहाँ पे खिड़की उड़की उसकी डैमेज हो गई। तो उसे ये माना गया है कि ये जो फायर भी लगी है और जो है हटा भी दिया गया है, प्लॉट पे से हट दिया, वो मॉब ने किया है, तो इसलिए उसमें भी लायबल नहीं था। फायर बट नॉट बाय द फायर, वो फायर से माना नहीं गया, डिसऑर्डरली मॉब से माना गया। एंड सिमिलरली चौथा केस है, ये पर्सन वाज इंजर्ड बाय ए सेल, एक सेल से टकराया और इंजर्ड हो गया और उससे वो चलने लायक स्थिति उसकी नहीं बनी, मतलब वो क्या हो गया, क्रिपल्ड हो गया, नॉट एबल टू वॉक, वो नॉट एबल टू वॉक हो गया। और बिकॉज ही कुड नॉट मूव वे फ्रॉम द कार्स लाइन, कार की लाइन से मूव नहीं कर पाया, और वन कार हैज क्रश्ड हिम, मतलब इट वाज हेल्ड दैट द डेथ वाज काज ड्यू टू एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में माना गया। भले ही वो सेल से लगा, सेल में लगने के बाद वो जो है ना थोड़ा सा इसका सब अछम हो गया, अछम होने के बाद उस लाइन से नहीं हट पाया और कार आई क्रश करके चली गई, तो उसे एक्सीडेंट माना। A man was weakened by an accident and he is attached by the disease wholly disconnected with the accident। एक्सीडेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ऐसी बीमारी उसको हो गई, एक्सीडेंट हुआ लेकिन एक्सीडेंट से डिसकनेक्टेड, उसको कोई बीमारी हो गई। एन एक्सेप्शन अगेंस्ट डिजीज वुड अप्लाई, यहाँ पे एक्सेप्शन अप्लाई होगा, तो इसलिए यहाँ एक्सेप्शन आ गया। इन वे इन बेनी टैंक एंड द पंप कंपनी वर्सेस एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस, वहीं का है केस है। इंजीनियर्स वर इंस्टॉलिंग न्यू इक्विपमेंट, किसी एक मशीनरी में न्यू इक्विपमेंट लगा रहे थे, वो प्लास्टिक की मशीनरी थी, किसी कंपनी ने जो सप्लाई किया था, वो जो प्लास्टिक चीज़ें थी वो हजार्डस थी, नहीं फ्लेमेबल थी, तो है फ्लेमेबल थी अगेंस्ट द लाइबिलिटी, और वहाँ पे उसने इंश्योरेंस ले रखा था, वो जो मशीन कंपनी वाला है वो इंश्योरेंस ले रखा था पब्लिक लाइबिलिटी का, लेकिन उस केमिकल में कुछ ऐसे विस्फोट हुए, उस विस्फोट की वजह से नुकसान हो गया कुछ लोगों को। तो वहाँ ये देखा गया कि कारण तो था, लेकिन कारण गलत मटेरियल की सप्लाई थी, और ऑपरेटर ने भी थोड़े से उसको स्विच को ऑन कर रखा था। ऑपरेटर ने स्विच को ऑन कर दिया, वो मतलब वो करंट पाया, करंट पाने के बाद वो ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होने के बाद आपकी लाइबिलिटी का केस आ गया। लाइबिलिटी का केस आने पे नुकसान हुआ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बच गई, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देना पड़े, क्योंकि
जो मटेरियल सप्लाई, हालांकि वो ऑपरेटर की गलती वहां थी, उसने ऑन कर दिया था, लेकिन मटेरियल का स्पेसिफिकेशन जो था वो गलत था, मटेरियल जो सप्लाई किया गया था वो गलत था। इस वजह से यहाँ पे मटेरियल पे ही रिस्ट्रिक्ट हो गए और इंश्योरेंस कंपनी को कोई क्लेम नहीं देना पड़ा। इंस्टॉलेशन वेंट अप इन द फ्लेम्स ऑन इंस्टॉलेशन एंड अकाउंट ऑफ द टू काजेज, नेमली यूज ऑफ द अनसूटेबल एंड डेंजरस प्लास्टिक, अनसूटेबल एंड डेंजरस प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा था कि नौकर, सर्वेंट ऑफ द इंश्योरेंस इंश्योर्ड switched on the installation machinery installation and leaving it unattended, उसको unattended छोड़ दिया, उसकी भी लापरवाही थी और काज बन रहा था, उसकी लापरवाही के लिए तो पब्लिक लाइबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे मटेरियल के पहला वाला जो कारण बन गया, मटेरियल जो सप्लाई की गई थी और मटेरियल जो उसमें मतलब विस्फोट आया, उस विस्फोट की वजह से नुकसान हो गया, तो वो नुकसान इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देना पड़ा। द फर्स्ट काज कम विद इन द एक्सेप्शन and the second was the uninsured peril. The court came to conclusion that the effective, dominant, and the proximate cause of the loss was the defective goods by the insured, and it was also held that even assuming that both the causes were equally effective, दोनों इक्वली इफेक्ट कर रहे थे, लेकिन पहले वाले काज को इस माना गया और पहले वाले काज के मानने की वजह से दूसरे जो काज में फिट बैठ रहा था कि लॉस मिल सकता था, उसे नहीं माना गया और क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया, इंश्योरेंस कंपनी को फ्री कर दिया गया। थैंक यू वेरी मच। आशा है कि आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।